everyone, welcome to the DCB Biology. Myself Ashwini Jain Kaur और I am a biotechnologist. In this video tutorial हम start कर रहे हैं 10 state board biology segment. Okay, 10 state board में हमें 10 different chapters study करने हैं, जिसमें पहला chapter है heredity and evolution. 9th में heredity and variation ये chapter आप लोग सीख चुके हो, जिसमें आपने study किया है about the heredity, inheritance, Mendel's experiment, genetic disorder and the DNA RNA structures. इस 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दिया हुआ है, इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में. पहला सेगमेंट आता है हेरिडिटी का. हेरिडिटी इसका मतलब क्या है, कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए. हेरिडिटी की स्टडी हमें मॉडर्न साइंस में कैसे हेल्प करती है, मेडिकल साइंस में कैसे हेल्प करती है, ये सारा सेगमेंट हेरिडिटी में आता है. उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट आता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. सेंट्रल डोग्मा ये एक ऐसी प्रोसीजर है, ऐसा सीक्वेंस और कैस्केड ऑफ प्रोसीजर है जिसके वजह से लाइफ सस्टेन करती है. फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरिया टू द जाइंट वेल इंक्लूडिंग वायरसेस, उनमें भी सेंट्रल डोग्मा होता है. तो ये एग्जैक्टली सेंट्रल डोग्मा है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस सेगमेंट में हमें देखना है. उसके बाद में थर्ड सेगमेंट आता है अबाउट द इवोल्यूशन. व्हाट इज इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन होता है, कुछ उसके प्रूफ्स है क्या, कुछ एविडेंसेस है क्या. एविडेंसेस के साथ साथ कुछ थेरीज भी है जो इवोल्यूशन के लिए पुट फोर्थ की गई है, और इवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, ये सारा सेगमेंट में हमें पढ़ना है. और लास्ट आता है अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन कब, कैसे और किन से इवॉल्व हुए, हमारे एंसेस्टर कौन है, कितने हजार साल पहले अर्थ पर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है. ये सारी चीजें हमें ह्यूमन इवोल्यूशन में समझनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी. सो बच्चों मुझे बताओ, व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. राइट, ट्रांसफर ऑफ विच कैरेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, बायोलॉजिकल कैरेक्टर. ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर. अब बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, हेयर, जितने भी कैरेक्टर अपीरेंट. आपने कभी सुना होगा, देखो मम्मी जैसी आंखें या पापा जैसे हाइट है. मतलब हम जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को कंपेयर करते विद द पेरेंट्स. क्यों, क्योंकि उन्हीं से ये कैरेक्टर हमें मिले, उन्हीं से ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुए. दैट इज द हेरिडिटी. व्हाट इज द हेरिडिटी देन, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. फिर इनहेरिटेंस क्या रहेगा, इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है, बस थोड़े छोटे लेवल पे, कि ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. नाउ अब हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस हेरिडिटी के चलते ही, ओके, इस हेरिडिटी के चलते ही जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, और वो कंजर्व किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस अर्थ पर मेंटेन होता है. राइट. अब कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेरिडिटी और अ जेनेटिक मटेरियल, लेट्स फाइंड आउट दैट. सबसे पहले आता है 1901, 1901. ओके, इसमें ह्यूगो डे वेरिस, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि ये जो सडन चेंज हो जाता है, अल्ट्रेशंस हमें दिखाई देते हैं, उसे म्यूटेशन कहा जाता है. और म्यूटाजेनेसिस के बारे में स्टडी करने का काम, शुरुआत करने का काम, या उसके बारे में हमें नॉलेज देने का काम किया ह्यूगो डे वेरिस इन्होंने 1901. 1902 में वॉल्टर सटन, इन्होंने ग्रास होपर्स के सेल में पहली बार क्रोमोसोम के पेयर्स देखे. ओके, ग्रास होपर के सेल के न्यूक्लियस में पहली बार क्रोमोसोम के पेयर इन्होंने देखे. ठीक है. उसके बाद में 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस्तेमाल किया था निमोनिया के स्ट्रेन्स को. ठीक है, किसे इस्तेमाल किया था उन्होंने, निमोनिया के स्ट्रेन को. अब हम ब्रीफ में, शॉर्ट में देखेंगे कि ग्रिफिथ इन्होंने किया क्या. निमोनिया के 2 स्ट्रेन थे, एस एंड आर. एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन, क्यों, क्योंकि उसकी कॉलोनी कैसे दिखाई देती थी, स्मूथ. आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन, क्योंकि उसकी कॉलोनी कैसे दिखाई देती थी, रफ.
स्मूथ स्ट्रेन जो थी वो विरुलेंट थी। विरुलेंट का मतलब जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है, निमोनिया कॉज करने की एबिलिटी रखता है। और रफ स्ट्रेन जो थी वो नॉन विरुलेंट थी, मतलब अगर किसी के बॉडी में रफ स्ट्रेन का एंट्री हो जाए, निमोनिया के आर स्ट्रेन की एंट्री हो जाए, तो भी उसको निमोनिया होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अब ग्रिफिथ इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने माउस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने माउस पर, एक माउस या सेट ऑफ माउस पर एस स्ट्रेन का इन्फेक्शन करवाया। जिसको एस स्ट्रेन का इन्फेक्शन किया उनको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने फिर दूसरे सेट ऑफ माउस पे क्या किया, माइस पे क्या किया, आर स्ट्रेन का इन्फेक्शन करवाया। बट क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट थी, वो सरवाइव किए, जिंदा रह गए। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट कंसीडर कर लिया कि हीट किल किया हुआ एस स्ट्रेन। हीट किल्ड करना मतलब हाई टेम्परेचर देके एस स्ट्रेन को उन्होंने क्या कर लिया, किल कर दिया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब उन्होंने माउस को इन्फेक्ट किया विद द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, तो जो माइस था वो सरवाइव कर गया, लाइव रह गया, जिंदा रह गया। वो क्यों सरवाइव किया? वो क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करने वाला था वो तो किल्ड हो गया ड्यू टू द हीट। अब उन्होंने जो फोर्थ किया उसमें क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन, इनका मिक्सचर बनाया और इसको इंजेक्ट कर दिया इन द माइस। अब होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वो माइस सरवाइव करना चाहिए था, लाइव रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम आर स्ट्रेन से इन्फेक्शन करवाते तो वो जिंदा रहता है, और जब हीट किल्ड स्ट्रेन से इन्फेक्शन करवाते तब भी वो जिंदा रहता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से माइस ने क्या होना चाहिए था, जिंदा होना चाहिए था, सरवाइव करना चाहिए था। बट हो गया इसका अपोजिट, माइस की डेथ हो गई, वो डेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ। उस समय फिर ग्रिफिथ इन्होंने कहा कि देयर इज सम फैक्टर, कोई फैक्टर है, क्या वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, फैक्टर। देयर इज सम फैक्टर विच हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू दी लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, ऐसा उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके चलते, ऐसा कोई फैक्टर है जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द आर। और यही से शुरुआत हो जाती है फिर स्टडी करने की कि भाई ऐसा हुआ कैसे। उसके बाद में 1944 में एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड, ये ट्रायो मतलब 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। बट ये करते वक्त उन्होंने इंस्टेड ऑफ होल स्ट्रेन क्या करा, उन्होंने एक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनता है राइट, उसमें उन्होंने लाइपे, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस, डीएनएजेस, ऐसे एंजाइम्स ऐड कर दिए। इन एंजाइम के एडिशन की वजह से क्या हुआ, जिसमें उन्होंने प्रोटीएजेस ऐड किए, उसमें के सारे प्रोटीन किल हो गए, डीजनरेट हो गए, नॉट किल, डीजनरेट हो गए। तो बचा कौन, सिर्फ डीएनए, आरएनए। ठीक है, जिसमें उन्होंने डीएनएजेस डाले, ठीक है, जिसमें उन्होंने डीएनएजेस डाले, तो डीएनए डीनेचर हो जाएगा, बचा कौन फिर, प्रोटीन एंड आरएनए। थर्ड सेगमेंट में उन्होंने क्या डाला, फिर आरएनएजेस डाल दिए। तो आरएनएजेस डालने की वजह से आरएनए डीनेचर हो गए, तो इंटैक्ट बचा कौन फिर, प्रोटीन एंड द डीएनए। और फिर इस सस्पेंशन को उन्होंने मिक्स किया विद द लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, ये कहाँ से लिया था उन्होंने, एस स्ट्रेन से लिया, बराबर, एस स्ट्रेन से लिया, उसको फिल्टर किया, उसमें के लिपिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारे हटा दिए, बचे कौन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। प्रोटीएजेस, डीएनएजेस और आरएनएजेस से क्या किया उन्होंने, ये क्लीव कर दिया, डीनेचर कर दिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने माइस को इन्फेक्ट कराया तो जहां पे डीएनए प्रेजेंट था वहां पे माइस की डेथ हुई, और जहां पे डीएनए अब्सेंट था वहां पे माइस की डेथ नहीं हुई, वो सरवाइव किया, लाइव रहा। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट उनके एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिला।
हालांकि 1944 में किसने, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकर्टी, इन ट्रायो ने बता दिया था कि जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है विद देयर एक्सपेरिमेंट, पर इसे वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आती है बारी नेक्स्ट हर्शी एंड चेज की। हर्शी एंड चेज इन्होंने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया जिसमें उन्होंने प्रोटीन को लेबल कर दिया विद द सल्फर, रेडियो लेबल्ड सल्फर, और जो डीएनए है उसे लेबल्ड कर दिया विद द रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता और डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। हम डीएनए का मेक ऑलरेडी 9th में सीख चुके हैं, एक बार हम फिर रिपीट कर लेंगे। सो डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता और प्रोटीन में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। Bacteriophage are the viruses which have ability to infect the bacteria, ठीक है। और उन्होंने चेक किया कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या जा रहा है, फॉस्फोरस जा रहा है या सल्फर जा रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ और पूरी तरह से परफॉर्म हुआ तो पता चला कि नेक्स्ट जनरेशन में फॉस्फोरस मिल रहा है, ठीक है। जब उसकी डिटेक्शन किया गया कि रेडियोग्राफी की गई और पता चला कि कौन सा लेबल हमें दिख रहा है तो वो फॉस्फोरस था, यानी कि डीएनए। तो 1952 में ये ऑफिशियली पता चल गया कि अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया। हालांकि 1944 में एवरी, मैकर्टी एंड मैक्लॉयड इन्होंने यही कहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, किन्होंने 1953 में वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से दिया गया था। ओके, उसके बाद में बारी आ जाती है 1961 की। 1961 में जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड इन्होंने हमें बताया प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बताया उन्होंने? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इन द हेरिडिटी और इन द जेनेटिक्स। ओके, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन एंड वगैरह वगैरह, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, वहीं से शुरुआत हो जाती है, राइट। सो अब ये हेरिडिटी पता चलने से, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये पता चलने से, जीन की कंसेप्ट पता चलने से फायदा क्या हुआ है? हमें ये पता चला है कि कौन सी जीन कौन से प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन से जीन में डिफेक्ट होने की वजह से कौन सा डिजीज होता है। तो जीन थेरेपी मेडिकल साइंस में बहुत इनोवेटिव वर्क करता है। इसी के साथ साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में वेरियस टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट ब्रीड्स जो है वो हम बना सकते हैं। उसी के साथ साथ वैक्सीन प्रोडक्शन में ये हेल्प कर सकता है। तो हेरिडिटी का पता चलना, उसमें जीन का कंट्रीब्यूशन क्या है वो पता चलना, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसीजर पता चलना, ये मेडिकल साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में इसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के बारे में एंड द जीन थेरेपी के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। अभी तक हमने ये समझ के लिया कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के लिए कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है और वो मेडिकल साइंस में हेल्प कैसा करती है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड अलॉन्ग विद दैट अबाउट द म्यूटेशन। ये हम सीखने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस सीरीज में हम हमेशा मिलेंगे न्यू नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, तो अपडेटेड रहने के लिए नोटिफाई कीजिए खुद को। ओके, सो तब तक के लिए स्टडी वेल, be healthy, wealthy and peaceful. Bye bye. Take care. Have a great time.